कार्यशैली, उसके पूरा व्यवहार, स्टूडेंट यूनियन का संघर्ष और लगातार ये तो उसका एक तात्कालिक या फौरी जो है उसका उद्देश्य है ही, लेकिन इसके बाद जो उसका बड़ा लक्ष्य है कि मजदूर वर्ग का राज, समाजवाद कायम हो, उसके हम हिस्से बने। हम केवल ट्रेड यूनियन नहीं, हम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन बने। इसके लिए बीएमटीयू लगातार जो है मशहूर बढ़ रही है। हमारा ये साफ मानना है, संख्या में भले हम कम हों, अगर हमारा उद्देश्य सही है तो हम अपनी मंजिल पा लेंगे। और इस तौर पर हमें आज संख्या के बतौर बात करेंगे तो बीएमएस पूरे भारत के अंदर आज नंबर 1 पे है। आज करोड़ों में उसकी सदस्य संख्या है, लेकिन संघर्षों में हम कहीं भी नहीं पाते हैं और उल्टा हम पाते हैं कि मजदूरों के हक अधिकार खत्म करने में वो सबसे आगे रहती है। अभी उत्तराखंड के अंदर न्यूनतम वेज रिवाइज हुआ है 5 साल का, उसमें केवल बीएमएस बैठी और जो बातें हुई थी उनकी बैठक में वो भी अगर लागू नहीं हुआ और उसके बावजूद जो पास हुआ उस पर भी पूंजीपति जो है कोर्ट में जा चुके हैं। ये लागू क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए सड़कों पर एक दिन भी बीएमएस के लोग नहीं दिखाई दिए होंगे। अभी कहीं गाय मर जाए, अभी कहीं मुसलमान कहीं गाय खरीद रहा हो मतलब पालने के लिए, उसके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह हल्ला करे। तो मैं इतना कहूँगा कि भेल मजदूर ट्रेड यूनियन उसका जो लक्ष्य है कि जैसे दुनिया के अंदर पेरिस कम्यून मजदूरों का पहला राज था और 72 दिन तक चला, और उस 72 दिन में जिस तरह से मजदूरों ने ये दिखा दिया कि न केवल हम उत्पादन कर सकते हैं बल्कि शासन पूंजीपतियों से बेहतर कर सकते हैं। जो काम पूंजीपतियों ने 100 साल 200 साल में नहीं किया, वो मजदूर राज ने अपने छोटे से अल्पकाल के शासन में करके दिखा दिया। चाहे सभी को वोटिंग का राइट हो, चाहे मजदूरों की और मैनेजरों की तनख्वाह का मामला हो, उनकी गैप को खत्म करने का मामला हो, चाहे सार्वजनिकरण करने का मामला हो, शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी का मामला हो। इस तौर पर अगर देखेंगे वो कदम जो पूंजीपति वर्ग ने अपने स्थापना के बाद 200 साल तक नहीं किया, उस काम को मजदूर वर्ग ने अपने स्थापना के साथ ही उसको शुरुआत कर दी। यही काम 1917 में हम देखते हैं रूस के अंदर जब मजदूरों का राज आया, बोल्शेविक पार्टी जिसके नेता लेनिन थे, उन्होंने जब संघर्ष किया 300 साल पुरानी जारशाही को मटियामेट करके और वहाँ पर जिस तरह से मजदूरों का शासन कायम किया, तो 3 साल के अंदर नशाखोरी, वेश्यावृत्ति जैसी समस्या पूरे रूस से खत्म कर दी। महामंदी जहाँ 1929 में पूरी दुनिया चपेट में आई, दूसरा जो वर्ल्ड वार है वो उसकी शुरुआत होने लगी। मुसोलिनी, हिटलर जैसे जो है फांसीवादी और नाजीवादी लोग जो हैं वो आगे बढ़े, ऐसे में रूस जो है 200% से ज़्यादा उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी। कोई बेरोजगारी नहीं थी, कोई महंगाई नहीं थी। अब इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में महामंदी छाई हो और मजदूरों के राज समाजवाद में वहाँ पर जो है वो अर्थव्यवस्था वो उड़ान मार रही हो। हालात ये थी साथियों, हम इस बात को कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं जो अपने आप को अलग कर रहे हैं कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते। और आज से नहीं, जब से आज़ादी के समय से हम देख सकते हैं, चाहे कश्मीर का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो या खालिस्तान का हो। लेकिन 1917 में रूस में क्रांति होती है रूस के अंदर, लेकिन 18 देश लगभग 2-3 सालों के अंदर 18 देश जो हैं वो सोवियत संघ एक संघ में बनने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्यों? जहाँ एक देश से राज्य अलग हो रहे हैं, उनकी राष्ट्रीयताएं अलग हो रही हैं, लेकिन वहाँ 18 राष्ट्रीयताएं एक साथ आ रही हैं। 18 जो है छोटे छोटे देश जो हैं वो उसके साथ मिलके वो आगे बढ़ने को तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्पीड़न नहीं था। उनके अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम, उस देश को बढ़ाने का काम वो यूएसएसआर कर रहा था। तो साथियों, ये हमारी विरासत है। हमारी विरासत शिकागो के वो शहीद मजदूर हैं जिन्होंने 8 घंटे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे जिसे बोलते हैं कि विरासत, भारत में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जवानी न्यौछावर कर दी। साथियों, आज हिंदुस्तान में अगर बात कहें तो ऐसे ही ट्रेड यूनियन की ज़रूरत है, ऐसे ट्रेड यूनियन सेंटर की ज़रूरत है जो मजदूरों को एक वर्गीय तौर पर एकजुट करे, एक झंडे के बतौर एकजुट करे। और जैसे दुनिया में पहले इंटरनेशनल थे, मजदूर वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय संघ थे,
और आज भारत के अंदर जैसे मासा मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान एक 14 राज्यों में क्रांतिकारी संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बन चुका है, और ऐसे ही हम चाहते हैं कि फिर से दुनिया में फिर से जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ बने और मजदूर वर्ग की पार्टी ही हम सबको आगे जो है हमारे मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए आगे आधार बनेगी। इसके अलावा अगर हम ये चाहें, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां ये पूंजीपतियों की हैं, भाजपा और इसका जो पूरा एनडीए है, ये जिस तरह से फांसीवादी ये हिटलर और मुसोलिनी के कदमों में चल रहा है, इसका तो हमें सख्त और तीखा विरोध करना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों कि इसके अलावा जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो पहले भी रही हैं शासन में, अभी भी आएंगी। हमारा साफ कहना है, चाहे वो नई नवीन, अगर हम कहें तो आप पार्टी हो, ये सारे लोग निजीकरण पे एक शब्द नहीं बोलते, ये वैश्वीकरण की नीति पे एक शब्द नहीं बोलते, ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करने एक शब्द नहीं बोलते। अर्थात इनकी आर्थिक, विदेश और अर्थनीति सबकी सेम है। इससे हमें साफ समझ लेना चाहिए कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड का अगर मामला आया होगा तो नंबर 1 पर अगर भाजपा थी, तो नंबर 2 पर ममता बनर्जी थी, नंबर 3 पर कांग्रेस थी, उसके बाद सारे पार्टियों का नंबर आएगा। क्या मतलब है? तो ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि और पार्टियां बिल्कुल उससे मुक्त थी। अभी बहन जी ने अपने भतीजे के लिए कहा था कि ये परिपक्व नहीं है अभी। क्यों कहा था? क्योंकि उसने एक ऐसा बयान दिया, उसने बोला कि भाजपा तालिबानियों की तरह काम कर रही है, आतंकवादियों की तरह काम कर रही है, तो उसे जो है उसका उत्तराधिकार वाला पद वापिस ले लिया। साथियों, अब हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि जो एक सच बोल रहा है वो अपरिपक्व है, जो चुप रह रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो परिपक्व है। इस बात को भी हमें महसूस करने की जरूरत है। सच बोलना, क्योंकि उनको पता है सच बोल के कहीं जेल में जाएंगे, ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगेगी। तो कहते हैं ना कि आप अगर आतताइयों का, समाजवादियों का, लुटेरों का, अगर आप चुप भी उनके खिलाफ नहीं बोल रहे तो तब भी आप उनके साथ पाले में खड़े हैं। तो हमें संघर्ष करना चाहिए, बोलना चाहिए। निश्चित तौर पर आज बीएमटीयू, बीएचएल जैसे नवरत्न में जैसे काम कर रही है, और ये सरकार लगातार सारे नवरत्नों को बेच रही हैं, देश के सार्वजनिक उपक्रमों को लगातार बेच रही हैं, एयरपोर्ट से लेके आपके रेलवे स्टेशन से लेके आपका जितने भी यातायात के जितने भी हमारे मतलब चाहे रोडवेज हों, चाहे अन्य जो है जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, इन्हें लगातार बेचने के प्रयास, बीमा बैंकों का निजीकरण करने का पूरा रास्ता। और ये ऐसा नहीं है कि केवल आज ये एनडीए सरकार या भाजपा सरकार कर रही है। 1991 में नई आर्थिक नीतियों की जब नींव रखी गई तो नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री उस समय जो है मनमोहन सिंह थे। तो साथियों, ये जब नई आर्थिक नीति लाते हैं और एक तरफ देश को, उसमें भी आपको पता होगा देश में रामायण देखने में लोग इतना मस्त थे तो लोगों को लगा बस अब राम जी के दर्शन होने लग गए हैं। दूसरा 1992 में जो है बाबरी मस्जिद ढाया जाता है। तो एक तरफ देश में धार्मिक उन्माद और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो पूंजीपतियों के लिए ऐसा पूरा जो है माहौल तैयार किया जा रहा था कि देशी विदेशी पूंजीपति आओ, लूटो और यहाँ के संसाधनों का उपयोग करो, यहाँ के जो श्रम शक्ति है, नौजवान हैं, इनको लूटो, और उसके बाद यहाँ के पूंजीपति मालामाल और विदेशी पूंजी मालामाल। और हम देख सकते हैं ये 20 और 25 सालों के अंदर देश के अंदर शिक्षा का जो आज बाजारीकरण है, जो स्वास्थ्य का बाजारीकरण है, जो आज नौकरियों के जो आज बहुत बुरे हालात हो गए हैं, जो अमेरिका की तरह आज यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट में मतलब 3 साल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्टिव नीड के तहत, ये सारी चीज़ें आज भारत के अंदर भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो साथियों, ऐसे में जो अर्थव्यवस्था का संकट है वो तो चरम पर हमें दिखाई दे रहा है, जो राजनीतिक संकट है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। और आज कुछ ही दिन पहले हम देख सकते हैं कि प्रचंड बहुमत में आई श्रीलंका सरकार 2019 में, और 2021 में वहाँ के हालात क्या थे हम सबको पता है कि वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। बात केवल श्रीलंका की नहीं है, आज जो भी देश इन आर्थिक नीतियों के चपेट में आ रहे हैं, जो वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की चपेट में आ रहे हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं, वहाँ की जो आम पब्लिक है उसके हालत बद से बदतर हो रही है, वहाँ के पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं। कोरोना जैसे काल में भारत में अंबानी अडानी परिवार कितने जो है नंबर 2 नंबर 1 पर आने लग गए थे, और यहाँ की जो आम आबादी है उसके जीवन में इतने लोग मरे कि हम लोग सब अच्छी तरह वाकिफ हैं कि बीएचएल के अंदर हमें जो है हमारे साथी जो 20-25 साथी हमारे गुजरे थे, वो जब 3 महीने बाद उनको क्वार्टर खाली किए जा रहे थे तो उसके लिए बीएमटीयू ने बकायदा उस समय जिसे बोलते हैं कि वर्चुअल प्रोटेस्ट किया था।
और उसके बाद 5 साल के लिए उनको क्वार्टर मिले, 5 साल के लिए उनको जो है बेसिक का आधा मिला, मतलब न्यूनतम 25,000 रुपये उनके जो है परिवार चलाने के लिए। हमारी मांग ये नहीं थी, हमारी मांग थी उनको 60 साल तक जब तक उनके पति यहाँ पर नौकरी करते हैं रहते तब तक उनको जो क्वार्टर मिलना चाहिए, उन्हें जो है पेंशन मिलनी चाहिए। वो बच्चे वीरान जो हो रहे थे। लेकिन साथियों, जब आप कोई मांग करते हैं और लड़ने वाले अगर कम होते हैं या हमारी ताकत कम होती है तो हमें कई बार सफलता पूरी नहीं मिल पाती। लेकिन 5 साल उस परिवार को संभलने का मौका मिलेगा, तो ये हम बीएमडीयू का हम मानते हैं कि इसके लिए बीएमडीयू का एक पहल थी और इसके लिए बीएमडीयू को हमें निश्चित तौर पर क्रांतिकारी सलाम करना चाहिए। और ऐसे ही आज सिडकुल के अंदर किसी की मौत होती है तो आज बीएमडीयू इनकलाबी मजदूर केंद्र, हमारा पूरा संयुक्त मोर्चा, चाहे देवभूमि हो, चाहे फूड श्रमिक हो या रेडी मजदूर यूनियन, सीमेंट वर्कर यूनियन, आज हम वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे सम्मानजनक समझौता कराने में सफल हो पाते हैं। तो साथियों, ये उम्मीद, एक मजदूर हमारे बीच से चले गया लेकिन उसका परिवार वीरान ना हो, उसके बच्चे वीरान ना हो, अगर हम इस बात को अगर आज आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों इस बात के लिए पूरे मजदूरों में हम लोगों की एक अच्छी साथ जाती है, क्योंकि ये हमें कोई इसके लिए वो नहीं, हमारा मूल काम होना ही चाहिए। हम मजदूरों को एकजुट कर रहे हैं, हम दुनिया के मजदूरों को कर रहे हैं, लेकिन हम केवल और केवल बीएसएफ के लिए काम ना करें, हम केवल शेड्यूल के लिए काम ना करें, दुनिया के मजदूरों को, कार्ल मार्क्स हमारे सामने लगे हुए हैं, इन्होंने दुनिया के मजदूरों को नारा का दर्शन किया था। मजदूर वर्ग की मुक्ति स्वयं मजदूर वर्ग का काम है। हमारे बाहर से कोई जो है ना तो कोई अवतार पैदा होंगे, ना कोई जो है हमें जो है बचाने के लिए कोई पार्टी आएगी। मजदूर अगर मुक्त होगा तो स्वयं होगा। इसके लिए ये हमारे शिक्षक, हमारे महान नेताओं ने ये बातें कही हैं और निश्चित तौर पर साथियों मजदूर वर्ग की पार्टी मजदूर वर्ग की ही मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगी। और मजदूर मुक्ति के साथ साथ पूंजीपति मुक्त होगा। मजदूर मुक्त होगा तो महिलाएं मुक्त होंगी और बिना महिलाओं के समाजवाद भी नहीं आएगा। और महिलाएं भी अगर मुक्त होंगी तो निश्चित तौर पर समाजवाद भी तभी आगे बढ़ेगा। ये दोनों का एक पूरक चीज़ है। तो निश्चित तौर पर हम सभी को मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है। ये आवश्यकता है, इच्छा की बात नहीं है, आज जरूरत है इस बात की। और हम अगर मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को अगर आगे बढ़ाते हैं, तभी हम हासिल कर पाएंगे। छोटा से छोटा आर्थिक संघर्ष भी बिना क्रांतिकारी संघर्ष के हासिल नहीं किया जाता है। इसी के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेल मजदूर ट्रेड यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, की बात का नाश हो, नाश हो, नाश हो, मजदूर समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद।